तो गाइस वेलकम टू अगेन रसिक लर्निंग विद केमिस्ट्री में। और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपकी मार्कोनी-कोव रूल और एंटी मार्कोनी-कोव रूल। और उसके बाद जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपकी फिंकलस्टीन। और आ, फिर उसके बाद फिंकलस्टीन के बाद हमने पढ़ी थी आपकी स्वार्ट रिएक्शन। और उसके बाद हमने सैंडमेयर देखी थी और उसके बाद गेटरमैन्स रिएक्शन देखी थी। आई होप आपको वो सारी जो रिएक्शन है वो क्लियर हो। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार उन्हें दोबारा देखिए। ठीक है, तो अब हम उसके आगे की जो नेम्ड रिएक्शन है हम उन्हें कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपनी जो अगली नेम रिएक्शन है उसे करते हैं स्टार्ट। आई होप आपको जो मैंने पहली चीज़ पढ़ाई है वो आपको क्लियर हो। ठीक है, तो जो हमारी अगली नेम रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारी अगली नेम रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है हुंस डिकर्स रिएक्शन। अरे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये तो, हाँ। ठीक है, ये होने वाली है आपकी हुंस हुंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, अब हुंस डिकर रिएक्शन किसके लिए है? तो जो आपकी हुंस डिकर रिएक्शन है वो स्पेशल आपकी जब आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो या फिर जब आपको ब्रोमाइड के जो कंपाउंड है वो बनाने हो तो हम यूज़ करते हैं जो हुंस डिकर रिएक्शन है। ठीक है, और एक और बात है इसमें, इसमें जो सॉल्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है, क्या कहते हैं, COOAG। ठीक है, तो स्पेशली जो हमें मेनली देखना है वो आपकी ये BR के लिए होती है। ठीक है, BR के लिए होती है। और क्या है ये रिएक्शन? तो बेसिकली ये है वो रिएक्शन, यहाँ पे आपका सॉल्ट है जो सिल्वर सॉल्ट है आपका, है ना, सिल्वर सॉल्ट होने वाला है। उसको हम रिएक्ट करवाते हैं Br2 के साथ, है ना। Br2 के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या चीज़ फॉर्म होती है? सबसे पहले जो फॉर्म होता है वो होती है आपकी CO2 गैस। और जो CO2 गैस है आपको पता होना चाहिए वो एक जो फाउल लेस गैस है, उसकी महक नहीं आती एक तो, और दूसरी चीज़ वो कलरलेस भी गैस है। ठीक है, तो ये बात। और जो इसकी जो सेकंड प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है AgBr, है ना। इसका जो कलर है वो मैटर करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें पूछ लेता है कि अच्छा एक कंपाउंड है ना, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं Br के साथ और उसमें CO2 गैस बनती है और उसमें जो एक येलो पेल पेल येलो जो एक कंपाउंड बनता है ना। अब बताओ क्या कहते हैं कि उसका जो तीसरा कंपाउंड है वो क्या होगा? ठीक है, तो वो चीज़ उस केसेस में आपको थोड़ी इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपको ज़्यादातर जो फाइनल प्रोडक्ट है जो मेन प्रोडक्ट हैं वो याद होने चाहिए। बट अगेन अगर आप थोड़ी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी चाहिए कि जब आपकी रिएक्शन होती है तो जो गैस है वो कौन सी निकल रही है, थोड़ा उसका नेचर पता होगा तो आपको जो कई बार क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो उनके आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, है ना, हुंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो पता ही है आपको कि बेसिकली इसमें से ये पूरा हट के CO2 निकल जाएगी, है ना, जो Ag है, और वो आपका Br बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ अटैच होके, है ना, AgBr बन जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि एक नेगेटिव में है फिर ये इससे अटैच हो जाएगा Br से, और फिर फाइनली जो कंपाउंड बनेगा आपका वो बनेगा आपका वो क्या कहते हैं, तो आपका बनेगा आपका RxBr। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें कि जो इसमें R है वो आई होप आपको पता हो कि बेसिकली वो चेन है,
एल्केन की चेन है ना। और इसमें जो यहाँ पे है वो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये आपका है एजी। जो एजी होता है वो सिल्वर के लिए होता है। और जो एयू होता है वो होता है गोल्ड के लिए। बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने देखा है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। वो सोचते हैं ए जी, जी फॉर गोल्ड नहीं होता दोस्तों केमिस्ट्री में। ए जी स्टैंड फॉर आपका सिल्वर, एल। ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली बात है वो ये है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट बनना है आपको उसका कलर याद रखना चाहिए थोड़ा बहुत, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आपको जो हुंड स्टिकर रिएक्शन है वो क्लियर हुई हो, है ना। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है। तो जो एग्जांपल है वो ये है आपका। बेसिकली CH3 हमने ले लिया। CH3 C O O AG। ठीक है। और प्लस Br। ठीक है। Br2 ले लो, Br2। और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, फिर हमारे यहाँ पे CO2 गैस बन जाएगी एक तो। ठीक है। और आपका बनेगा आपका AgBr। और क्या बनेगा आपका CH3Br। ठीक है। ये बनेगा। तो इसका जो IUPAC नेमिंग होगी वो होगी आपकी ब्रोमोमीथेन। बट ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे अगर कोई भी रिएक्शन होती है और उसमें आपका जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसकी आपको IUPAC नेमिंग ज़रूर करनी है, ताकि आपकी जो IUPAC नेमिंग है ना वो अच्छी हो। तो इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन। आई होप आपको ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली नेम रिएक्शन की तरफ। तो गैस व्हाट, हमारी अगली नेम रिएक्शन कौन सी होने वाली है। हमारी अगली जो नेम रिएक्शन होने वाली है ना, वो होने वाली है बाल सीमेंस रिएक्शन। ठीक है। तो ज़रा मैं नाम लिख लेता हूँ इसका। ब्लड सीमेंस रिएक्शन। अब यार इसका थोड़ा नाम अजीब सा है, तो आई होप आप समझ गए होगे, क्योंकि नाम में क्या रखा है, ज़रूरी ये है हमारा काम क्या है। ठीक है। ज़रूरी ये है कि इसके कैटलिस्ट क्या है। ज़रूरी ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ किसके लिए वो होती है रिएक्शन, है ना। अगेन अब मुझे आप इसका नाम बताओगे ये कौन सा कंपाउंड होता है। कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो आप, है ना। क्योंकि अभी हमने जो दो रिएक्शन करी थी उसमें हमने इसका नाम लिखा था। ठीक है। क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जब आप इंटरेक्ट करते हो, जब आप इन चीज़ों के नाम लिखते हो तब आपको याद रहती हैं ये सारी चीज़ें, है ना। ठीक है। NaNO2 और HCl। ठीक है। और 273 डिग्री, जो 273 केल्विन, 273 टू 278 के। ठीक है। और जब हम इन चीज़ों के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है आपका, ये मोस्ट कॉमन चीज़ है। ये आपकी गेटरमैन्स रिएक्शन जो थी उसमें भी ये हुआ था, है ना। और आपकी जो सैंडमेयर थी उसमें भी हुआ था। ठीक है। अब इसका नाम अगर आपको पता ना हो, चलो ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बताना है। इसका नाम आपका होमवर्क रहेगा। चलो मैं दूसरे वाले का नाम लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो हम इसे, है ना,
जो इसका बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट इसका नाम है, बट अगर इसका आईयूपीएसी जो नेमिंग होगी, मतलब जो इसका नेमिंग होगा, उसे हम बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमाइड हो जाता, आयोडीन लगा होता तो आयोडाइड हो जाता। ठीक है। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, जो आपका इतना पार्ट रहा है वो तो गेटरमैस रिएक्शन में भी था, है ना। और आपका हुंट्स जो सेंडमेयर थी उसमें भी सेम ही था, है ना। तो अब देखते हैं जरा आगे इसका कैटलिस्ट क्या होने वाला है। इसका जो कैटलिस्ट होने वाला होता है वो होता है आपका HbF4। और ये है आपका हाइड्रोटेट्रा ब्रोमाइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड, सॉरी फ्लोराइड। ठीक है। पता नहीं इसको शायद से यही बोलते हैं, फिर भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका क्या नाम है। ठीक है। तो जब हम इसकी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं HbF4 से, तो आपका NH2 और BF4 ये कंपाउंड बनता है। और जब हम इसे क्या करते हैं फर्दर, फर्दर मतलब जब थोड़ा सा हम इसे और हीट करते हैं, है ना, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो हमारा फाइनली कंपाउंड बनता है। ठीक है। वो हमारा ये कंपाउंड बनता है। ठीक है। BF3। आई होप आपको ये जो कंपाउंड है इसके बारे में पता होगा। BF3 हो गया, NH3 हो गया, ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट फिर भी आपको इनके बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहती है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और इस चीज़ को इस चीज़ से समझो कि अगर आपका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, क्या आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड अच्छा नहीं लगता, मेरा लेफ्ट हैंड काट दो। तो भैया यही बात है कि जब आप अपने हाथों को नहीं कटवा सकते, तो आप ये कैसे कह सकते हो भाई ये जो ये वाला चैप्टर है ये अच्छा नहीं लगता, या फिर ये चीज़ मैं नहीं कर रहा। सारी चीज़ों को बराबर ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। तो आपका इस वाली रिएक्शन में जो होमवर्क है बेसिकली वो ये है कि आपको ये बताना है कि जो आपका पहला कंपाउंड है इसका नाम क्या है, इसका जो जर्नल नेम है वो बताना है आपको। इसका वो नहीं, मतलब मैं वो नहीं पूछ रहा, IUPAC नेमिंग नहीं पूछ रहा। ठीक है। इसे जर्नली क्या बुलाते हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता लग गया होगा क्या बुलाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी बल सीमंस रिएक्शन। ठीक है। और इसके ऊपर मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है, फ्लोरीन। जब हमें क्या बनानी है, फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन। हमने देखा था ना कि जो आपका ब्रोमोबेंजीन अगर बनानी हो, है ना, तो हम उससे बनाते हैं जो आपका Cu2, है ना, Cu2 और Br2, कॉपरनिकस ब्रोमाइड से अगर ब्रोमोबेंजीन बनानी है। बाकी कैटलिस्ट और डाइजोनियम सॉल्ट जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक है। और अगर आपको वो बनानी हो क्लोरोबेंजीन बनानी हो, तो उस केसेस में हम यूज़ करते हैं Cu2Cl2। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अगर हमें गेटरमैस रिएक्शन करनी है तो Cu और उसके साथ हम HCl की प्रेजेंस में जब करते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है। तो बस थोड़े कैटलिस्ट का ही जो फ़र्क आता है, बाकी तो इसकी जो डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन रहती है वो तो इसमें भी कॉमन है आपकी, है ना। मतलब ये है कि अगर आप एक की कैटलिस्ट याद कर लोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, है ना। आपको फ्लोरोबेंजीन बनानी है, ब्रोमोबेंजीन बनानी है ना, या आपको आयोडीन वाला बनाना है, तो आपके लिए वो चीज़ एक तरीके से अच्छी रहेगी। तो आई होप आपको ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन आपको समझ आई हो। ठीक है। और नहीं आई तो एक बार दोबारा देखो इसे, और आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं,
ना, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ा है तो उसकी आप समझ सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है क्या, वो होने वाली है मैकेनिज्म। अब भैया आप पूछो किसका मैकेनिज्म, गाड़ी का मैकेनिज्म। हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म, और किसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, मैं इसलिए इसकी हेडिंग डालता हूँ अच्छी से। ये नाम होने वाला है आपका UBSITUTION, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई, ठीक है। तो इसकी जो हेडिंग है वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, और इसे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसे कहते हैं SN और 2। ठीक है, SN2 रिएक्शन का एक टाइप होता है बेसिकली, है ना। तो आज हम उसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम करते हैं इसकी मैकेनिज्म को स्टार्ट। तो सपोज करते हैं हमारा जो एक कंपाउंड है H, ठीक है, और ये है आपका H जुड़ा है, और ये जुड़ा है आपका H, और यहाँ पे क्या है आपका X। ठीक है, अब क्या है देखो कि बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है, बेसिकली मैंने मान लिया कि जो आपका एक कंपाउंड है KOH, ठीक है, के और OH। तो बताइए होगा आपको KOH है, तो जो डिसोसिएट वो होगा, है ना, वो K प्लस में होगा और OH नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो जब वो OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा तो कुछ ऐसा होगा कि ये अटैक करेगा। अब अटैक ये करता है ना, ये वहाँ से अटैक करता है जहाँ पे आपका रिपल्सन कम होता है ना। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत होगी उसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन से यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन है ऑलरेडी। तो अटैक वो ट्राई करेगा यहाँ से करने का। ठीक है, तो इसका कुछ डायग्राम बनेगा, वो ऐसे बनेगा, वो ये बनेगा सी, ये H हो गया, ठीक है, ये H हो गया, और ये H हो गया। अभी इसमें ये पार्शियली जुड़ेंगे जो दो आपके वो हैं। अब यहाँ पे आपका हो गया आपका OH, OH है ना, OH हो गया, ये पार्शियल हो गया, और यहाँ पे हेलोजन हो गया, ये भी आपका पार्शियल नेगेटिव है, और ये पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर जब आपकी फाइनली रिएक्शन होती है तो कुछ ये होता है, आप देख रहे हो कि बेसिकली जो रिएक्शन जब परफॉर्म हुई तो ये इधर की साइड से तीनों, और जब रिएक्शन परफॉर्म हो गई टोटल तो फिर ये अपोजिट साइड हो गए, है ना। तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कि बेसिकली जो इसके पूरी एक तरीके से वो चेंज कर देता है, कि पहले ये मिरर साइड एक तरीके से पूरी जो इसकी इंडेंटेशन कह लो वो चेंज कर देता है ये। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। तो जो इसमें फाइनली बना वो बना आपका ये OH। ठीक है, ये बना। और ये चीज़ ध्यान रखने की आपकी ये जो ये वाली स्टेट होती है ना, है ना, ये अनस्टेबल स्टेट होती है, इसे कहते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन आजकल तो बहुत फेमस हो रहा होगा ये वर्ड, स्टेट। ठीक है, और इसमें से क्या रिमूव होगा? इसमें से रिमूव होगा जो आपका एक्स था। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट रहती है ना आपकी, ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, बहुत ही कम, मतलब 10⁻⁻² सेकंड्स के लिए रहती है। तो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हैं। तो जो है इसकी इम्पोर्टेंट बात, वो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होने वाला है वो होने वाला है आपका OH। ठीक है, तो आई होप जो इसकी मैकेनिज्म है थोड़ी बहुत, वो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, है ना, जो आपकी SN2 है उसकी। फिर अब हम जरा जो इसके, जो आपके इसके जो हैं प्रॉपर्टीज़, अब हम वो देखते हैं जल्दी जल्दी से। वैसे पता है इसे और भी डिटेल्स में हम पढ़ा सकते हैं, बट मैंने कहा कि अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। अभी जो इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको वो पता होने ज़रूरी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी होने वाली है वो होने वाली है ये, कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो है ये आपकी SN2, रिएक्शन गोज थ्रू वन स्टेप, ये वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसके लिए 2-3 स्टेप लगते हैं, इसमें ऊपर डाल भी देता हूँ मैं कि SN2 के लिए ये अपनी SN2। ठीक है, जो रिएक्शन होने वाली है वो आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। तो अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो उसमें होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जो होने वाला है इसका वो होने वाला है RK, है ना, OH, ये है KOH, और इसकी जो पावर है 1, और CH3, और X इसकी पावर 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो इसका ऑर्डर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होने वाला है आपका वो होने वाला है आपका 1+1, 1+1, और 1+1 हो गया आपका 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे जो SN2 है वो फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर है, तो आपको बताना है कि वो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो अब एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं ज़रा नीचे लिखता हूँ सेपरेट करके लाइन, है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। वो है आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ध्यान रखना इसे, न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है ऑलवेज, ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, क्यों करता है ये बैक साइड से अटैच? अब हमने ये बात बोली है, अगर सपोज कि जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, न्यूक्लियोफाइल मतलब समझ रहे हो आप, जो हमने OH नेगेटिव लिखा था ना वो इसमें न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। ठीक है, तो बैक साइड से क्यों अटैच करता है, मतलब अटैक करता है, टू अवॉइड, टू अवॉइड रिपल्सन। ठीक है, टू अवॉइड रिपल्सन, है ना। इसका एक डायग्राम समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H।
तो जो बात मैं बता रहा था ना, वो ये है कि ये कभी भी ना, जैसे ये कंपाउंड है बेसिकली, हमने उसमें देखा था कि ये कभी सामने से अटैक नहीं करेगा। जहाँ पे आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है ना, देखो यहाँ, ये कभी यहाँ से अटैक नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना। तो अगर ये सामने से, है ना, सामने से अटैक करेगा, है ना, मतलब जहाँ से हेलोजन है वहाँ से, तो फिर बहुत ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट होगा, है ना। और जो भी आपकी केमिस्ट्री कहती है, वो ये कहती है कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब जितना आराम से चीज़ हो जाएंगी, उतनी चीज़ें स्टेबल रहेंगी, है ना। अब ज़्यादा रिपल्सन है, फिर हमें एनर्जी भी डालनी पड़ेगी, कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, फलाना ढिकाना। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भैया वो खुद ही पीछे की साइड से जो है अटैक करता है ना। और जब पीछे से अटैक करता है, तो आपकी रिएक्शन का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनता है कि यहाँ पे एच था, यहाँ पे भी एच था, और यहाँ पे भी एच था। यहाँ पे पार्सली जुड़ता है आपका क्या, हेलोजन, और यहाँ पे आपका पार्सली जुड़ता है OH। यहाँ पे पार्सल का सिंबल लगा तो यहाँ पे पार्सल का, ये आपकी ट्रांजिशन फेस वाली जो हमने डायग्राम बनाया था वही वाला है कि पीछे की साइड से अटैक करता है ताकि जो आपका रिपल्सन है उसे मिनिमाइज करा जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो ये वाला पॉइंट है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए बैक साइड से अटैच करता है, वो वाली चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना। तो अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होने वाली है SN1 की, है ना, SN2 की, ठीक है। तो वो होने वाली है आपकी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन, एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स टुवर्ड्स SN2। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना, तो वो ये होता है आपका कि जो 3 डिग्री होता है आपका एक्स, यहाँ पे आपका हो गया CH3 मान लेते हैं, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। और इसके बाद आपका ये 2 डिग्री है, CH थ्री, और यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे आपका हैलाइड हो गया, है ना। अब बांधते हैं 1 डिग्री, तो यहाँ CH3, CH2 और X, ये 1 डिग्री हो गया आपका। फिर आपका ये हो गया, ये आपका हो गया J। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहने वाला है वो रहने वाला है, सबसे कम स्टेबल रहता है आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा ये वाला रहता है। ये आपका 1 डिग्री हो, 3 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 2 डिग्री, और ये आपका 1 डिग्री हो गया, है ना। और ये मिथाइल हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, है ना। तो उसी के चलते, किस चीज़ के चलते, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना, उसे हम नीचे देखते हैं कि असल में वो होता कैसे है। कि ये हमारा ये हो गया, ये हमारा एक कार्बन इस पे जुड़ा है, एक कार्बन इस पे जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है इस पे, यहाँ पे एक आपके 3 हाइड्रोजन हो गए, है ना। हर एक कार्बन के अपने, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसके हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे अपना कोई ग्रुप जो है एल्काइल का, है ना, मतलब हेलोजन ग्रुप है, वो अटैच होगा। बट जो इतने सारे हाइड्रोजन इससे अटैच है ना, ठीक है, ये जो इतने सारे इससे हाइड्रोजन अटैच है ना, जिसके कारण होती है बहुत ज़्यादा भसड़। और भसड़ बोले बोले तो इससे बहुत ही तगड़ा रिपल्सन क्रिएट होता है आपस में, है ना। मतलब समझ रहे हो कि इतने ज़्यादा जब वो होंगे तो आपस में रिपल्सन होगा, फिर जुड़ने में दिक्कत होगी, वो वाली चीज़ है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो आपकी स्टेबिलिटी रहती है ना, है ना, SN2 की जो है, ये ध्यान रखना कि जो हम बात कर रहे हैं SN2 की है ना। बहुत सारे लोग SN1 में भी ये सोच लेते हैं कि जो डिग्री डिग्री है वो सबसे कम स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। तो वो चीज़, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो आपका वो 3 डिग्री जो एल्काइल है आपका, हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हैव हाई हायर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो आपका 3 डिग्री है वो सबसे कम स्टेबल है, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है आपका मिथाइल वाला। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये चीज़ है ये चीज़ समझ आई होगी, जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली प्रॉपर्टी हमने देखी अभी। तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है, ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है आपकी, वो होने वाली है आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। कि अब हम देखने वाले हैं, पहले हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर जो देखा वो हमने देखा आपके जो कार्बन है, मतलब जितने ज़्यादा कार्बन अटैच है ना, जो मतलब बेसिकली डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, तो उनके कारण। अब हम देखने वाले हैं कि इनका क्या है, हेलोजन ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN2। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहले R, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल रहता है वो आपका ये रहता है, फिर RBr, है ना, और सबसे कम आपका ये रहता है ना। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो कि मतलब ये चीज़ क्यों रहता है, क्योंकि जो बेसिकली साइज़ है ना वो भी काफ़ी मैटर करता है इसमें। अब जो आपका साइज़ है, वो आयोडीन का जो साइज़ है उसका साइज़ बड़ा होता है, और जो ब्रोमीन है उसका साइज़ और मतलब छोटा होता है, और इसमें और छोटा क्यों, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं,
है ना, वो अच्छे से हेल्ड रह पाते हैं। ठीक है, जब अच्छे से हेल्ड रहेंगे तो मतलब आराम से टूटेगा नहीं, आराम से टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे, तो उस चीज़ों के चलते होता है ये। ठीक है, अब एक नोट जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसी के चलते, क्या चीज़ है वो नोट, वो नोट हम लिखते हैं यहाँ पे, नोट 2.2। ठीक है, तो नोट 2.2 होने वाला है, वो होने वाला है SN2 रिएक्शन, है ना, रेट वास्टली, वास्टली को हम वेरी फास्ट कह लेते हैं, वेरी हाई, वास्टली इंक्रीज कब इंक्रीज होता है, व्हेन दे आर कैरी, कैरी आउट पोलर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है ना उसका रेट हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब रिएक्शन जो है जल्दी हो, है ना, किसकी प्रेजेंस में हो, है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ये है आपकी जो टर्मिनोलॉजी है इम्पोर्टेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल हो गए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, वो क्या है आपका, वो है आपकी ये एग्जांपल जो है आपकी, वो है आपकी DMA, DMA हो गया, और DM और F। अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो आप बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा SN2 है वो टॉपिक होता है फिनिश, है ना, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका SN1। ठीक है, तो आई होप आपको जो SN2 है वो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं ट्राई करूँगा उसे इम्प्रूव करने की और अच्छे से समझाने की उस चीज़ को पर्टिकुलरली। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनि, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूल्स। आई होप आपको यार मेरी हैंडराइटिंग समझ आ जाती हो, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग नॉट गुड, बहुत अच्छी नहीं है बट काम चलाऊ है, और इसका जो नाम है वो है आपका SN1। जैसे अभी हमने SN2 पढ़ी ना, है ना, वैसे ही हम SN1 पढ़ेंगे। अब इसे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा क्योंकि हमने पहले SN2 पढ़ ली ना, तो वो चीज़, बट ध्यान रखना कि इसमें जो चीज़ है ना वो SN2 से थोड़ी अलग होती है। तो बेसिकली एक हम कंपाउंड लेते हैं, वो ले लिया हमने CH3, है ना, CH3, और यहाँ पे ले लिया CH3, और यहाँ पे हमने ले लिया, याद है हमने जो SN2 करी थी उसमें हमने जो कंपाउंड लिया था वो लिया था आपका CH3X, बट हमने यहाँ पे 3 डिग्री लिया है ना, ये चीज़ देखो 3 डिग्री लिया है हमने। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये नोटिस करो, स्लोएस्ट,
ठीक है, स्लोएस्ट है। अब इसमें क्या होगा, उसमें जो था, उसमें जो आपका था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, अब इसमें होगा हेट्रोलाइटिक फिजन, है ना। हेट्रोलाइटिक फिजन बोले तो एक जो बंदा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। अगर किसी भी आपके कंपाउंड में हेट्रोलाइटिक फिजन होता है ना, तो बेसिकली ऐसा होता है कि एक बंदा कोई जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसे लेके भाग जाता है ना। अगर होमोलेटिक होता है तो दोनों कहते हैं कि भैया आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूँ, है ना, और हम चले जाते हैं। जब हेट्रोलाइटिक होता है तो वो कहता है भैया हम हैं खतरनाक, हम हैं दादा, हम ही लेके भाग जाएंगे। तो इनका हुआ हेट्रोलाइटिक फिजन, है ना। और ये क्या है आपका, एल्काइल हैलाइड है भाई साहब ये। तो अब जब हाइड्रोलाइटिक इनका फिजन हुआ, यहाँ पे लिख दिया ना, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ, HTROLYTIC, फिजन, हाइड्रोलाइटिक फिजन टी, ये टी फॉर टब वाला टी है, ठीक है। तो जो हाइड्रोलाइटिक फिजन हुआ तो उसके बाद जो चीज़ बनी, तो ये बनी CH3 और CH3, है ना, ये और ये बन गया, और यहाँ पे C+ बना, और यहाँ पे बनना X नेगेटिव। यहाँ पे प्लस चार्ज इसलिए आ गया, बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन छिन गया बेचारे से, तो ये आ गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बोकैटायन। आपको पता होगा कि जब किसी पे प्लस चार्ज आता है ना, तो हम उसे कैटायन बोलते हैं। तो कार्बन का कैटायन है तो हम इसे कार्बोकैटायन बोलेंगे, ठीक है। और ये तो आपका हेलोजन है, वो घूम रहा है एकला होके। बट जो नोट करने वाली चीज़ है कि अभी ये इसका पूरी रिएक्शन नहीं कंप्लीट हुई है, अभी जो इसका है ये फर्स्ट स्टेप है, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा जी आपका, जी सेकंड स्टेप में जी ये होगा, ये है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है आपका बेसिकली, वो जो आपका OH है ना, OH नेगेटिव जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उससे करेगा रिएक्ट, है ना। और ये है आपका फास्ट वाला है, फास्ट वाले से और क्या बना देगा आपका CH3 और CH3, है ना। और यहाँ पे आएगा आपका OH, ये है। अब अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हो तो एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो है आपकी कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी 2 स्टेप में गई है ना। और जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है ना किसी रिएक्शन का, वो होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसे हम बोलते हैं RDH, RDT, है ना, जो भी शॉर्ट फॉर्म बनती होगी, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट ये जो ये वाला स्टेप है ना आपका फर्स्ट स्टेप, इसे हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, किसी भी रिएक्शन का, इसका नहीं किसी का भी, जो मतलब स्लोएस्ट, अगर 3-4 रिएक्शन, अगर 3-4 स्टेप में हो रही है ना, है ना, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आई थिंक आपको जो इसका ये मैकेनिज़्म है ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मतलब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता रहा, बट फिर भी कुछ हद तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। बस और अगर आपको ये देखना है कि इसे SN क्यों बोलते हैं, तो कुछ कुछ ये उठा लो, इसका N ले लो, है ना, और यूनी को हम बोलते हैं 1,
उसमें बाई था तो उसे हम बाई को 2 बोलते हैं, यूनि को हम 1 बोलते हैं। तो यहाँ से है इसका नाम। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, है ना। आई होप आपको ये जो चीज़ है ये चीज़ क्लियर हो, कि मतलब कैसे कैसे चीज़ें हुई, इसमें हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ, है ना। और उसके बाद फिर कार्बोकैटायन बना आपका, है ना। फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन है उससे उससे जो आपका वो है आपका OH वो आके जुड़ा, फिर जो रिएक्शन है फाइनल जो प्रोडक्ट बना हमें वो ये मिला, CH3 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 C और OH, बेसिकली एक 3 डिग्री अल्कोहल मिला। तो वो चीज़, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जैसे हमने SN1 की 2 की देखी थी, वैसे हम SN1 की देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ SN1। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी, जो हमने अभी देखी, कि ये आपकी 2 स्टेप, ये आपकी 2 स्टेप मैकेनिज्म से जाती है रिएक्शन। ठीक है, दूसरी जो आपकी चीज़ है वो है इसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और हम जानते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना उससे रेट कंसीडर होता है। तो जो आपका स्लोएस्ट स्टेप था वो था आपका फर्स्ट वाला CH3, और हमने 3 बार लिख दिया क्योंकि ये 3 बार था, है ना। और यहाँ पे 1 मिनट रुकना, फिर इधर से मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो ये हो गया C और ये हो गया X। और तो जो इसका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन वो ये है। अब जो इसका ऑर्डर होने वाला है, जो कि अगेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होने वाला है 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका वो है वो 1 है। अगर 2 होते यहाँ पे जो आपके रिएक्टेंट हैं तो फिर 2 होता उसमें, बट यहाँ पे क्योंकि एक ही है तो इसलिए जो आपका जो इसका ऑर्डर होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो जो आपका ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यही हमारी अगली प्रॉपर्टी है, ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये कह लो या ये कह लो, ऑर्डर इसका 1 है। बट ये बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, जो अब इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं, जो है आपकी रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है, ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से जाती है ना। अब इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, कि जैसे हमने उसकी स्टेबिलिटी देखी थी ना SN2 की, वैसे SN1 की देखते हैं। तो जो SN2 की थी वो तो हमें पता थी कि जो 3 डिग्री है वो सबसे कम स्टेबल था, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये आपका बन गया 3 डिग्री, ये आपका बन गया CH3 है ना, CH और यहाँ पे X, ये 2 डिग्री, और आपका ये होगा मिथाइल। ठीक है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है,
ये आपका 1 डिग्री है, ये मिथाइल। जो स्टेबिलिटी होती है इसमें SN1 के केस में वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल है, ये 2 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल जो होता है वो होता है आपका मिथाइल वाला। और ऐसा क्यों होता है? तो इसमें है आपका रीजन ड्यू टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और सिंपल भाषा में अगर कहो तो इसके पास ज़्यादा डोनर ग्रुप है ना। इसके पास जो 3 डिग्री है उसके पास तीन तीन लोग हैं देने वाले, है ना। इसके पास 2 लोग हैं देने वाले, और इसके पास एक ही है देने वाला, और इसके पास कोई नहीं है वही देने वाला। तो अगर कार्बोकेटायन है तो इस चीज़ को समझना है कि जितने देने वाले ग्रुप हैं उतना ही जो कंपाउंड है या फिर उतना ही जो है ना मॉलिक्यूल है वो स्टेबल रहेगा। या कार्बोकेटायन बोलो इसे एक प्रॉपर टर्म में। तो आई थिंक आपको ये जो चीज़ है ये समझ आई होगी, है ना। अब जो बाकी जो चीज़ है वो तो सेम ही है इसमें भी, है ना। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप पहले आप ये देखो क्या आपको ये सारी चीज़ समझ आई, है ना। जो SN1 की प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले जो है आपकी कि जो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म में होती है ना। पहला स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग, फिर जो कार्बोकेटायन है उससे जाके आपका जो OH है वो अटैच होता है सेकंड स्टेप में। जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये होने वाला है K, है ना। और जो इसका वो था जो रिएक्टेंट था वो, और इसका जो पावर है वो 1 है। और जो इसका ऑर्डर रहने वाला है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है वो है रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। और जो इसकी स्टेबिलिटी है ना कार्बोकेटायन की, वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री रहता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री रहता है, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। और इसका जो रीज़न है क्यों रहता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ असाइनमेंट में तो जो अब हमारी अगली प्रॉपर्टी होने वाली है वो उसकी होने वाली है हेलोजन ग्रुप से रिलेटेड, कि जो आपका आयोडीन, फिर आपका आपका आएगा RBr, है ना। और यहाँ पे आएगा RCl, ठीक है। तो जो इसकी स्टेबिलिटी है ना अगेन सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्लोरीन। इसका रीजन जो है वो ये है देखो कि इज़ ए गुड बेसिकली इनका जो साइज़ है जैसे जैसे साइज़ घटता जाता है ना तो उतनी उतनी ये जगह एक तरीके से कम अटैच होते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है जो कि ज़रूरी होती है इसमें। एक और जो चीज़ है जो कि नोट करने वाली है वो है आपकी कि जो रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये भी, है ना, ये है रिएक्शन गोस थ्रू रेसमराइजेशन। बस ये है कि अगर आप इसे देख लो, है ना, तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो इसको डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कार्बन क्या नाम है उसका, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज, उसमें ये सारी चीज़ डिटेल में दे रखी हैं।
रेसमराइजेशन क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है आपका, है ना, और सुपर इम्पोजिबिलिटी, कायरल कार्बन, ये सारी चीज़ इसमें डिटेल में दे रखी हैं। ठीक है, तो ज़रा हम एक बार फाइनली फाइनली जो इसकी लास्ट चीज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए वो बना लेते हैं। वो है आपकी ये चीज़, यहाँ पे एक बेंजीन, यहाँ पे एक बेंजीन, है ना, और यहाँ पे एक बेंजीन। ठीक है, ये आपका कार्बन से अटैच है तीनों, ये भी कार्बन से अटैच है, यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी एक बेंजीन, और यहाँ पे आपकी एक और बेंजीन। ये बेंजीन है भाई, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो तो भैया माफ़ कर देना उनने। और यहाँ पे केवल दो बेंजीन है, यहाँ पे एक बेंजीन और यहाँ पे एक और बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे दो बेंजीन बना दो, एक बेंजीन, नहीं यहाँ पे दो बेंजीन क्यों बनेगी, यहाँ पे एक बेंजीन, एक मिथाइल और सी एच, यहाँ पे ये, और सबसे एंड में आएगा आपका CH2, और आपका ये एक बेंजीन दे दो बेचारे को। ठीक है, तो जो नोट करने वाली बात है, SN1 के केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका ये, फिर आपका ये, फिर आपका ये, और फिर आपका ये। सबसे कम स्टेबल होगा आपका ये जो लास्ट वाला ये, है ना। और ये वाला रीजन इसका भी सेम ही है जो हमने अभी देखा, कि जितने ज़्यादा डोनर ग्रुप होंगे उतना ही कार्बोकैटायन आपका स्टेबल होगा। ठीक है, तो वही चीज़, और स्टेबिलिटी इनसे भी बढ़ती है ना, कि देखो इसमें रेजोनेंस है ना, और ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, रेजोनेंस हो गया, है ना, जो कि स्टेबिलिटी बढ़ाता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो इसलिए ये जो ये है आपका 3 डिग्री वाला जो जिसमें तीन बेंजीन जुड़े हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये थोड़ा सा उससे कम होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद आपका ये होगा, और सबसे कम ये वाला होगा। और इससे भी कम पता है होगा जो आपका 3 डिग्री जिसमें वो जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं बेसिकली, जिसमें जिसमें बेसिकली मिथाइल जुड़े हुए हैं ना, वो और कम होगा। अब जो इन दोनों की समरी है वो एक बार देख लो बस, ताकि तुम्हें एक तरीके से शॉर्ट समरी मिल जाए इसकी। तो मैं ये हटा रहा हूँ फिर, SN2 और SN1 की एक बेसिकली टेबल, जिससे हमें पता लगता है कि भैया क्या कहना चाहता है ये। तो बेसिक, अरे यार, थोड़ी सी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं, इस बार थोड़ी स्ट्रेट खींचिए लाइन, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठीक है यार, ये वाली स्ट्रेट खींचिए एकदम। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये लाइन कीजिए और इसे ज्वाइन कर दो, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और लाइन खींच दी यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे आपका SN2, और यहाँ हम डालेंगे SN1। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे CH3, है ना, फिर डालेंगे 1 डिग्री, फिर डालेंगे आपका 2 डिग्री, और फिर डालेंगे आपका 3 डिग्री, है ना, फिर यहाँ पे CH3, और फिर आपका डालेंगे 1 डिग्री, यहाँ पे डालेंगे आपका 2 डिग्री, और यहाँ पर डालेंगे आपका 3 डिग्री। ठीक है, अगर हम SN2 की बात कर रहे हैं तो मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, है ना, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब सबसे कम स्टेबल होगा आपका 3 डिग्री वाला, है ना।
और अगर हम इसकी बात करें, इसके केस में जो आपका मिथाइल वाला है वो सबसे कम स्टेबल होगा, है ना। मिथाइल वाला सबसे कम, फिर 2 डिग्री स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। और इनके रीज़न क्या है? इसका रीज़न है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि रिपल्सन की रीड, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ठीक है, तो इसके साथ जो आपका SN1 है और SN2 है, आई होप आपने वो चीज़ समझ ली होगी। ठीक है, तो करते हैं फिर जो आपकी SN2 है और SN1 है उसको एंड। आगे हम देखते हैं हमारी और कौन सी नेम रिएक्शन होने वाली है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में।